नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और सूडान में गृह युद्ध में दो जनरलों की जंग में मारी जा रही आम जनता को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरिया में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। अंतरिम सरकार ने कहा, लाखों शरणार्थियों को घर लाना पहला लक्ष्य। विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की कब्र को लगाई आग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण आत्मघाती धमाका। तालिबान सरकार के मंत्री खलील हक्कानी समेत 6 लोगों की मौत। तालिबान ने आतंकी संगठन आईएस को बताया जिम्मेदार। फिलहाल आईएस ने नहीं किया कोई दावा। आखिरकार बांग्लादेश ने किया स्वीकार, हिंदुओं के साथ हुआ अत्याचार। 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच 88 घटनाएं, अब तक 70 गिरफ्तार। भारत समेत दूसरे देशों में विरोध जारी। पुलिस ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय पर मारा छापा। मार्शल लॉ घोषणा की रात आयोजित कैबिनेट बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड किए जब्त। पूर्व रक्षा मंत्री का हिरासत में आत्महत्या का प्रयास। सूडान में भीषण होता गृह युद्ध। दोनों पक्षों के ताजा हमलों में 170 से अधिक की मौत। मरने वालों में अधिकतर आम नागरिक। सेना और अर्धसैनिक बलों के मुखिया हैं आमने सामने। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। आखिरकार बांग्लादेश पर भारत का दबाव काम आया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। हालांकि अंतरिम सरकार जो आंकड़े दे रही है वो हकीकत से काफी दूर है। इस सब के बीच भले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार थोड़ा नरम हुई है, लेकिन सरकार में पर्दे के पीछे काम कर रहे कट्टरपंथी अभी भी पहले की तरह सक्रिय हैं। अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बेलगाम हुए कट्टरपंथियों का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि दशकों से भारत के साथ बांग्लादेश के मधुर संबंध न सिर्फ अचानक कड़वाहट में तब्दील हो गए, बल्कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया भयभीत है। खुलेआम हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सब कुछ सामान्य बताकर भारत विरोधी ताकतों को शह देती रही। हिंदुओं पर हमले की भारत बार बार निंदा करता रहा। आखिरकार विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे और हिंदुओं की सुरक्षा व दोनों देशों के संबंधों समेत तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। जो यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को अब तक नकार रही थी, अब उसने स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। हालांकि ये मामला 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक का ही है। मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बांग्लादेश संघबाद संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनामगंज, नरसिंहडी, चटगांव और ढाका में हाल ही में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। लिहाजा इसकी आधिकारिक संख्या और बढ़ सकती है। भले ही सरकार का रुख थोड़ा नरम पड़ा हो, लेकिन वो ताकतें उसी तरह सक्रिय हैं जिन्होंने बांग्लादेश को इसी स्थिति में पहुंचाया है। बीएनपी से जुड़े संगठनों ने भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला। इस बीच राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। इधर भारत में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग शहरों में भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी इनकी आवाज बुलंद हो रही है। टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचार का विरोध किया। मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई। और आइए इस मामले पर हम अपने विशेष मेहमान से बात करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, जेएनयू से जुड़ी हुई हैं।
अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहला सवाल यही हम पूछना चाहेंगे कि जो अब आंकड़ा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से दिया गया है, उन्होंने कहा कि 88 ऐसी घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के खिलाफ, और पहले तो वो मानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई घटनाएं वहां पर हुई हैं। आप क्या कहेंगी, जो भारत सरकार का रुख रहा है और हाल ही में विदेश सचिव गए थे ढाका, ये दबाव अब कहीं ना कहीं काम आ रहा है? बिल्कुल। और शुरुआत में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो बांग्लादेश को यदि हम देखें तो ये वो देश रहा है जिसकी मुक्ति में भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अब मुक्ति वाहिनी को जिस प्रकार से भारत ने अपना सहयोग दिया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करा करके और एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करवाया, और जिस तरह से शेख हसीना के रिजीम में हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए थे। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अनफोल्ड हुए और कैसे शेख हसीना को सबसे पहले तो सत्ता से बेदखल किया गया और चरमपंथियों ने अपनी एक वहां पर इंटरिम सरकार न सिर्फ स्थापित कर ली, वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटीज और दूसरे धर्म के भी जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रह रहे हैं, और इनका अच्छा खासा प्रतिशत है बांग्लादेश में। पॉपुलेशन का यदि हम परसेंटेज देखें तो 27 से 30% है, और इन पर जिस प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं और जो बांग्लादेशी सरकार जिस प्रकार से दबाव बनाया गया। अभी मिस्त्री जी बांग्लादेश गए थे और फिर दोनों के ही डेलीगेशंस, दोनों सरकारों के बीच में बातचीत हुई, तो कम से कम बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है वो ये अब कन्फेस कर रही है कि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन नंबर्स तो अभी भी छिपाए जा रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि जिस प्रकार का प्रतिशत है वहां पे माइनॉरिटीज का और विशेषकर हिंदू माइनॉरिटीज का, और जिस तरह से भारत को अब एक आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती देखनी पड़ रही है, जिस तरह से लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके इधर आना चाह रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन और रिफ्यूजीज की समस्या जो हमें आगे चल के अब हमको उसका भी कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमको देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़ा तो निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं कि बहुत कम बताया जा रहा है, लेकिन ये देखना फिर भी ठीक लग रहा है कि कम से कम सरकार इस बात को मान रही है कि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और बात दबाव बनाने की नहीं है। बांग्लादेश जैसे देश को यह समझना चाहिए कि जब जब आवश्यकता पड़ी है, भारत एक बहुत अच्छे पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है, और अब पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने की जो बात बांग्लादेशी ये इंटरिम सरकार या बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आगे चल के बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। यही जो आपने कहा, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि क्या स्थिति है बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथ बढ़ता है, जो अभी वहां पर अंतरिम शासन है उसके पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, जमात काम कर रही है, दूसरे जो संगठन हैं, हिजबुत तहरीर जैसे संगठन हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये कट्टरपंथ अगर वहां पर बढ़ता है तो ये बांग्लादेश के लिए कितना खतरनाक है? अफगानिस्तान जैसा देश हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। किस प्रकार का देश था 70 के दशक में हमने देखा, और उसके बाद जब यहाँ पर तालिबान फलने फूलने लगा तो फिर आज क्या स्थिति हम ये भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या स्थिति है, बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन एक समय पाकिस्तानियों ने, उस समय जो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति की थी, क्या हालत की थी, क्या बांग्लादेश के लोग इस इतिहास को भूल गए हैं? तो जब जब कट्टरपंथ या चरमपंथ प्रजातंत्र पर हावी होगा, और बांग्लादेश में जिस प्रकार की हमें अभी हाल फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा देखिए बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी अगर बढ़ाई तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर तो अटैक बांग्लादेश में हो ही रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। देखिए, एक समय बांग्लादेश बहुत तेजी से उसका जीडीपी बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रजिस्टर कर रहा था। हाल फिलहाल क्या स्थितियां हैं? इस प्रकार के कट्टरपंथ को बढ़ता देखकर वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से वहां पर एस्टेब्लिश हुई आकर के, वो सब धीरे धीरे बांग्लादेश से हट रही हैं और अब वो भारत में आकर के कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही है। तो मैं ये एक उदाहरण दे रही हूं कि कैसे ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे और दसियों एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, बांग्लादेश के लिए गंभीर चुनौतियां बन जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से फिर चीन जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पे नजरें गड़ाकर बैठा है। हमारे आसपास पहले हम देख रहे हैं नेपाल के साथ चीन ने क्या किया है, श्रीलंका के साथ चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ चीन ने क्या किया। तो यदि बांग्लादेश अब आगे चल करके इस प्रकार के कट्टरपंथ की वजह से इन तमाम कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होता है, तो ये बड़ी डिप्लोमेसी का शिकार होगा और न सिर्फ अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को खोएगा,
ट्रेड के इकोनॉमिक के क्षेत्र में फिर एक बड़ा नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से फिर बांग्लादेश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आगे चल करके आएंगे। तो हाल फिलहाल की जो टेक्निकल मुझे इश्यूज दिख रहे हैं वो भारत के लिए दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम जब स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं, सामरिक दृष्टि से देखते हैं, तो बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौतियां फिर हम लोगों को दिखाई पड़ती। एक सवाल और आता है कि अगर हम बांग्लादेश की आवाम की बात करें तो बांग्लादेश में जो अधिकतर आवाम है वो भारत को पसंद करती है, भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना पसंद करती है, लेकिन इस सब के बीच वहाँ पर क्या हो रहा है कि अंतरिम सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावना भड़काने की कोशिश कर रही है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? निश्चित तौर पर हाल फिलहाल वहां पर जिस प्रकार की एक विचारधारा का या जिस प्रकार के लोगों का कब्जा है सरकार पर, तो हम देख सकते हैं कि शेख हसीना के लिए भी किस प्रकार की स्थितियां बनी और फिर उनको कहीं ना कहीं जो है फिर सत्ता से तो उनको बेदखल किया ही गया। एक जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी पे अटैक हुआ इसके माध्यम से, और निश्चित तौर पर भारत विरोधी सुर हमने देखे जो अब हर दिन और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सुर है ये निश्चित तौर पर जनता को भी कहीं ना कहीं तो बाय एंड लार्ज प्रभावित करते ही हैं। और आज ही कुछ मैं वीडियो क्लिप्स देख रही थी कि वहां के जो एकेडमिशियंस हैं वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देने के लिए आगे आ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को हाथ बढ़ाना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर समझौते करने चाहिए, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ वहां की जनता से कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन अतीत में हमेशा इसलिए कह रही हूं कि बांग्लादेश के लोगों को अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत कैसे एक सशक्त और एक भरोसेमंद पड़ोसी देश के रूप में हमेशा बांग्लादेशियों के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक अंतिम बांग्लादेशी भारत के ज्यादा करीब है जी। अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराए। बांग्लादेश की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं दोनों मांग कर रही हैं कि वहां पर चुनाव कराएं, लेकिन ये बिल्कुल चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और इनके साथ मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अगर आप देखें, कोई ज्यादा चिंता है नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको लेकर के, जबकि होनी चाहिए। आपने ये बहुत अच्छा बिंदु उठाया, क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से जिस प्रकार से ये तमाम इवेंट्स अनफोल्ड होते चले आ रहे हैं, हमने देखा इस्कॉन पे जिस तरह से हमले हुए, भारतीय संस्कृति पे जो हमला हो रहा है, भारतीय पुजारी को जिस तरह से डिटेन करके रखा हुआ है, और जिस तरह की स्थितियां हम गंभीर होते हुए देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अलग अलग देशों में जाकर के ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ या जो दूसरे धर्म की माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ वहां जो बर्ताव हो रहा है उस पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए, और इस पर एक बांग्लादेश पर ये तो नहीं कहूंगी दबाव बनाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के कुछ डायरेक्टिव्स देने चाहिए कि वहां पर लोगों के ह्यूमन राइट्स और प्रजातांत्रिक मूल्य बहाल रखे जाएं। और ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बिंदु उठा रहे थे कि इंटरिम सरकार को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी चुनाव होकर के और वहां पर नई सरकार बने, लेकिन मुझे ऐसा आप कट्टरपंथी ताकतें तो करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जहां कट्टरपंथ होगा, जहां चरमपंथ होगा, वहां पर आप ये चुनाव या जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको फिर आप कहीं ना कहीं दरकिनार देखेंगे। पाकिस्तान इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है अंशु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है।
यहां सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रही लड़ाई में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों पक्षों के बीच ताजा हिंसा में पिछले 2 दिनों में 170 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सूडान में लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दारफुर के एक शिविर में तो अकाल की घोषणा तक कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 जनरलों की सत्ता की महत्वाकांक्षा में पिछले 20 महीने से पिसता सूडान। दोनों के बीच सत्ता पर पकड़ को लेकर मचे तांडव ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। हाल के दिनों में दोनों पक्षों की ओर से बरसते बैरल बमों और भारी गोलीबारी में कम से कम 176 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अधिकतर आम नागरिक शामिल हैं। सेना के कब्जे वाले मंदरमीन में अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में कम से कम 65 लोगों की जान चली गई है। यह हमला उत्तरी दारफुर शहर कपकाबिया के एक बाजार पर सेना के हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमला शहर की साप्ताहिक बाजार के दिन हुआ, जब आसपास के सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच अप्रैल 2023 से जारी युद्ध में आम नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है। सेना का राजधानी खार्तूम के कुछ इलाकों के साथ साथ देश के उत्तर और पूर्व के हिस्सों पर भी नियंत्रण है, जबकि दारफुर प्रांत की राजधानी अल-फशर पर अर्धसैनिक बल आरएसएफ का नियंत्रण है, जो उसका आखिरी गढ़ माना जा रहा है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोग शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। दारफुर के एक शिविर में अकाल की घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र इसे हाल के वर्षों में सबसे खराब मानवीय संकट बता रहा है। युद्ध में एक ओर सेना के जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान है, जबकि दूसरी ओर अर्धसैनिक बल आरएसएफ के प्रमुख जनरल हमदान दगालो हैं। इन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। आरएसएफ में अधिकतर कबायली और अफ्रीका के अन्य गरीब देशों के विद्रोही लड़ाके समूह शामिल हैं। दरअसल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर को लोकप्रिय क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा तो अंतरिम सरकार बनी। 2021 में सेना ने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट कर दिया और आरएसएफ की सेना में विलय की मांग करने लगी। दगालो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद से सूडान युद्ध की आग में धधक रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अगर हम ये सूडान की बात करें, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल के सैन्य अभियान हो या सीरिया में जो कुछ हो रहा है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय फलक पे छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन सूडान की ओर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। यहाँ की जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, क्या कुछ कहेंगी? बहुत खराब है। 1.5 साल से ऊपर समय हो गया है इस गृह युद्ध को चलते हुए, और ये देखना बहुत ही दुखद है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा मानवीय संकट और इलीगल माइग्रेशन का जो संकट है वो भी बना हुआ है। क्योंकि यदि आप सूडान को विश्व के नक्शे पर देखें तो आसपास लीबिया, चैड और इजिप्ट जैसे इसके पड़ोसी देश हैं। एक तरफ रेड सी है, तो और फिर इजिप्ट के आगे हम देख रहे हैं लेवांट रीजन है, वहां पर पहले ही इजराइल, हमास और बाकी के जो दूसरे वहां पर हिजबुल्लाह जैसे जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, उनके बीच में वैसे ही लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल ही रहा है। तो सूडान में भी हाल फिलहाल जो चल रहा है उसको हम कहीं ना कहीं, जो बांग्लादेश में हाल फिलहाल की स्थिति है उसका हम एक भविष्य के रूप में देख सकते हैं कि 2019 में बशीर की सरकार वहां पर गिराई गई, तख्ता पलट किया गया और उसके बाद चुनाव कराए जाने थे, अंतरिम सरकार बनी, सेना ने कंट्रोल लिया, वहां चुनाव कराए जाने थे, लेकिन चुनाव हुए नहीं। तो जैसे ही डेमोक्रेसी डिस्प्लेस होती है तो फिर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जो आरएसएफ है वो सेना में सूडान की विलय होने से इनकार कर चुकी है। तो यही समस्या है कि जो ये दोनों सेनाएं हैं, एक अर्धसैनिक बल है जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्स है, और जो सेना है सूडान की, इनके बीच में युद्ध चल रहा है और किसी प्रकार के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, सरकार नहीं बन पा रही है और बहुत ही बुरी गृह युद्ध की स्थिति में इस वक्त सूडान के लोग पिस रहे हैं। तो आप यदि नंबर्स भी देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में न सिर्फ
लोगों की मृत्यु हुई है, लोग घायल हुए हैं, लोग सूडान छोड़कर भाग रहे हैं। तो आपने बहुत सही बिंदु उठाया कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इतनी बड़ी आवाज देख नहीं रहे हैं, जो एक होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि ये गृह युद्ध है, ये एक सिविल वॉर चल रहा है वहां पर। तो वो एक कहीं ना कहीं सूडान की अपनी एक आंतरिक समस्या है, और वहां पर जो आंतरिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वहां पर सेना का व्यवहार चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसको देख करके मुझे लगता है कि आंतरिक, चूंकि ये गृह कलह की स्थिति है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के बहुत कहीं हम आवाज या बातें नहीं देख रहे हैं। लेकिन अंशु जी, यहाँ पर एक सवाल संकट तो हमें उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं यहाँ पर उन देशों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सूडानी चाहे अर्धसैनिक बल हो या सूडानी सेना हो, जो लोग इनको इस वक्त पर धन मुहैया करा रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? ये आपने फिर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठा दिया है। और न सिर्फ सूडान को यदि हम इस दृष्टि से, इस प्रश्न की दृष्टि से देखें, फिर तो हम अफगानिस्तान की ओर भी जाएं, फिर हम पाकिस्तान की ओर भी जाएं, फिर हम लेवांट में भी जाएं, फिर हम ये देखें कि तमाम जो इस प्रकार के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे जब हम आरएसएफ को देखते हैं तो वो कोई ऑथोराइज्ड आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स उस तरह से नहीं है, उसमें जो कबायली लड़ाके हैं उन्होंने इसका निर्माण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट आसपास से मिलता है, कई बार ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है सपोर्ट, धन के रूप में या इक्विपमेंट के रूप में, कई बार ये अपरोक्ष रूप से होता है कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी देश की स्थितियों को और गंभीर बनाता है। तो ये, लेकिन हम कैसे रोकें? तो इसके लिए जब तक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि नियमन नहीं हो सकते, जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें कि आतंकवादी संगठन भी आते हैं और कुछ पॉजिटिवली जो एनजीओस काम कर रहे हैं उनको भी इस श्रेणी में रख सकते हैं, वो हम नियमन में कैसे शामिल करें? हम किसी भी कोई, अगर हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाते हैं, हम कोई नियम कानून बनाते हैं, तो किसी भी लॉ में हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, या जो रोग हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के जो लड़ाके हैं, उनको हम कैसे शामिल कर सकते हैं? तो वहां तो फिर सरकारों को ही आपस में साथ में बैठ करके इस प्रकार की कोई बातचीत या फिर इस प्रकार के समाधान ढूंढना आवश्यक है कि शांति बहाल की जा सके। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुआ है या यूएन की ओर से जो वहां पर मीडिएशन का काम हुआ है, वो ज्यादा दिनों चल नहीं पाया, फिर वहां पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। संक्षेप में बताइएगा। अंतिम सवाल है, अफ्रीका के जो देश हैं वो कितनी उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है इसमें? अफ्रीका में हम इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता कई देशों में देख चुके हैं, देख रहे हैं। तो वहां पर इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसमें हम लगभग ये समान इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं कि सरकार या मतलब वहां की पॉलिटिकल फोर्सेस, सेना और जो इस प्रकार के कोई कबायली लड़ाके या इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बीच में इस प्रकार के गृह युद्ध हमने अफ्रीका के देशों में हम देख सकते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, फिर इसमें तो हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जाएं तो वहां पर भी हमने एक बहुत लंबा दौर राजनीतिक अस्थिरता का देखा है, और अभी भी देखते हैं कि किस प्रकार से अस्थिर स्थितियां बन जाती हैं। तो एक मैच्योरिटी की आवश्यकता इन देशों में निश्चित तौर पर है, और वहां पर यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि फिर कैसे इस तरह की स्थितियों में शांति बहाल करके और आगे राजनीतिक एक मैच्योरिटी उत्पन्न हो, इस पे कुछ समाधान खोजे जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। अफगानिस्तान में एक विस्फोट में तालिबान सरकार के मंत्री खलील रहमान हक्कानी की मौत हो गई है। उनके भतीजे अनस हक्कानी ने ये जानकारी दी है। वो हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेता थे। सीरिया के नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने विदेशों में रह रहे सभी सीरियाई शरणार्थियों से अपील की है कि सीरिया अब एक आजाद मुल्क है। सभी लोग वापस आ जाएं, सभी के धार्मिक और निजी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सीरिया में इजरायली हमलों से सीरिया में मौजूद सामरिक महत्व के अधिकतर हथियारों के जखीरे को खत्म कर दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि सामरिक महत्व के ठिकानों और हथियारों पर करीबन 350 हवाई हमले किए गए।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्तापलट संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की योजना का परिणाम था। तुर्की का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इसमें सीरिया के एक पड़ोसी मुल्क की भी भूमिका थी। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने के राष्ट्रपति यून सुक योल के असफल प्रयास के एक सप्ताह बाद पुलिस ने राष्ट्रपति कार्यालय पर छापा मारा। इसमें मार्शल लॉ घोषणा की रात आयोजित कैबिनेट बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए। दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने मंगलवार देर रात हिरासत में रहते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि वो अब स्वस्थ हैं। मार्शल लॉ लगाने में उनकी अहम भूमिका थी और रक्षा मंत्री के पद छोड़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जॉर्जियाई पुलिस ने यूरोपीय संघ समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बातचीत को रोकने के सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार रैली की थी। वहीं तिब्लिसी में एकत्र हुए हजारों लोगों को आंसू गैस और पानी की बौछारों से हटाया गया। यूक्रेन ने बुधवार को रूस के तागानरोग बंदरगाह पर मिसाइल हमले किए। इससे ब्रांस्क क्षेत्र में एक तेल डिपो में आग लग गई। वहीं रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की सीमा से सटे ब्रांस्क क्षेत्र में रात भर में 14 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। दक्षिणी चीन के शेनझेन शहर के एक समृद्ध इलाके में एक आवासीय ऊंची इमारत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की गगनचुंबी इमारतों में दरार आ गई। आग बुझाने के लिए 16 फायर ट्रक और 80 बचाव कर्मियों को भेजा गया था। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। दक्षिणी और मध्य इलाके में इजराइल ने बमबारी की। गाजा के आवासीय क्षेत्रों पर इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हो गई।